नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज बातचीत होगी लोन के बाजार पर और देखते हैं आज किन क्वेरीज को हम टच करने वाले हैं जो व्यूअर्स की तरफ से हैं। इसमें एजुकेशनल लोन सेंट्रिक क्वेरी है, इसको हम इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उससे संबंधित सवाल है, तो इसको भी हम जायजा लेंगे। क्रेडिट कार्ड जो है उसके अगेंस्ट एक पॉलिसी मिली हुई है, लेकिन उसको जिस तरह से इंडिविजुअल स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, इसमें किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इन पर भी बातचीत होगी। और होम लोन सेंटर कुछ इश्यूज इनका हम जायजा लेंगे। आगे चलते हुए जैसे बता रहे हैं कई और इश्यूज हैं, उनको भी हम कार्यक्रम में इंक्लूड करेंगे। ये इनिशियली रहने वाले हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप पार्टिसिपेट करना चाहें शो में तो प्रश्न हम तक भेजने के लिए मेल भेज सकते हैं maniguru@zenetwork.com पर, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स हमें 57575 पर आप SMS कर सकते हैं। आप मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज लिखिएगा क्योंकि बातचीत लोन के बारे पर हो रही है, और डिटेल्स फिर इस नंबर पर SMS कर दें। हर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो से फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे हर्ष रुंगटा साहब, जो कि सीईओ हैं अपना पैसा के। नमस्कार, आपका स्वागत है। कुछ ही देर में स्टूडियो में भी रहेंगे। रुंगटा साहब, आइए सवाल जब आपके सिलसिले को मीनवाइल हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पुणे से है, चंद्रकांत जी का ये प्रश्न है और इनकी तरफ से ये क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और इनको एक पॉलिसी इनफैक्ट इशू हुई है। ये उसको स्टॉप करवाने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम चेक करते हैं एग्जैक्टली क्या इनकी क्वेरी है। चंद्रकांत साहब, आप हमें ये बताइए, ये जो इनफैक्ट पॉलिसी जब इशू हुई, इसमें आपसे इनिशियली कंसेंट लिया गया था, आपने इसको आपने हरी झंडी दी थी तभी ये पॉलिसी आई? नहीं, पिछले साल मैंने पॉलिसी ली थी जी, मेरी और मेरे वाइफ की। तो बीच में मुझे ठीक नहीं लगा ये पॉलिसी, इसलिए मैंने बंद करवाना चाहा। ओके, आपने इसको बंद करवाना चाहा और उसके बाद वो रिन्यूअल के लिए मुझे मैसेज आ गया। फिर भी मैंने उनको ये कर दिया कि मुझे रिन्यूअल नहीं करवाना है। ये पॉलिसी एग्जैक्टली कौन सी है, आप हमें बता पाएंगे चंद्रकांत साहब? हाँ जी, ये क्या एग्जैक्टली पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं, कौन सी पॉलिसी, आप कुछ शेयर कर सकते हैं? हेल्थ पॉलिसी है। हाँ जी, हेल्थ पॉलिसी है ये। हेल्थ पॉलिसी है, हाँ जी। ओके, तो आपने इनिशियली क्यों ऑप्ट किया था इसके लिए? हाँ जी, आपने शुरुआत में, जैसे आप कह रहे हैं पिछले साल, क्यों इसको चुना था आपने, क्यों लिया था आपने? मुझे बहुत ये फोन आ रहे थे HDFC से, आपको ये बेनिफिट है ये वो, तो मैंने सोचा कि चलो अभी ठीक है। ओके, आप इनिशियली अगर आप नहीं चाह रहे थे तो नहीं लेना था। अब जिस तरह से आप इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो जब आपने उनको ये बताया तो क्या रिस्पॉन्स है उनकी तरफ से? मैंने उधर उनके जो ये फोन किया था उनको मैंने जी, कि फोन करके लेटर भी लिखा था, तो फिर भी नहीं माना। फिर उसके बाद मेरे से पैसा काट लिया। आपको राय दिलवाते हैं, वैसे आपके पास हेल्थ कवर है या नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं, अभी पूरा कैंसिल करवाया मैंने। नहीं, इसके अलावा वैसे आपके पास हेल्थ कवर, हेल्थ पॉलिसी आपने ली हुई है, मेडिक्लेम या नहीं है? नहीं है अभी, मुझे जो ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल से मुझे पूरा बेनिफिट मिल जाता है, पूरा जितना हॉस्पिटल का खर्चा है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं चाहिए मुझे पॉलिसी। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं? गवर्नमेंट। रुंगटा साहब, ये जो इनसे कुछ चेक किया गया है, आप कैसे इनको समझाएंगे? अब ऐसे में ये नहीं चाह रहे थे, पहले ही ना लेते अगर नहीं चाहते थे, अब बीच में छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपकी राय? तो चंद्रकांत जी, जब आपने रिन्यूअल के लिए मना किया तो किस तरीके से मना किया? क्या उन्होंने उनको लिखित में मना किया कि सिर्फ फोन पर मना किया? टेलीफोनिकली मना किया। उसके बाद मैंने लेटर भी भेजे, 2-3 कॉरेस्पॉन्डेंस की भी जो भी किए हैं। जो चेन्नई में उनका जो मेन हेड ऑफिस है, ग्रीवेंस सेल, उनको भी लेटर लिखा मैंने। ओके, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने ये बॉम्बे में उनका ये ऑफिस है, क्या बोलते हैं, ग्रीवेंस सेल के आगे वाला। राइट। तो अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है। नोडल ऑफिसर को लिखा आपने? हाँ, नोडल ऑफिसर, करेक्ट। नोडल ऑफिसर को मैंने कॉल किया मैंने, तो नोडल ऑफिसर को कॉल करने के बाद उन्होंने जब ये किया, तब तक मेरा ये भी हुआ था। चंद्रकांत साहब, आपका केस जिस तरह से हमारे इस रुंगटा साहब, इन दैट केस अगर ये नहीं चाह रहे तो इनको प्रेशराइज तो नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्होंने ली हैं, ये क्योंकि आप बोल रहे हैं एनुअली कॉन्ट्रैक्ट है, रिन्यूअल होता नहीं चाहते, तो फिर ये ना बढ़े आगे, तो इन दैट केस ये कैसे इसको लेकर आगे इस प्रोसेस को मूव करें? तो अब ये तो नोडल ऑफिसर को इन्होंने कंप्लेंट ऑलरेडी कर रखी है,
तो अब जो है इनको बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करना चाहिए कि नोडल ऑफिसर ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। आई एम अज्यूमिंग कि 1 महीना हो गया होगा, नोडल ऑफिसर को अप्रोच करे और अभी तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एक और सोल्यूशन है कि साइमल्टेनियसली पैरेलली आप इंश्योरेंस जो कंपनी है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी थी चंद्रकांत जी? जी आप लाइन पर हैं चंद्रकांत साहब? जी जी बताइए। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी थी इसके पास? हाँ जी, ये HDFC अर्गो। तो आप HDFC अर्गो के भी नोडल ऑफिसर, उनकी वेबसाइट पर भी कंप्लेंट करिए और वो भी अगर 30 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में भी कंप्लेंट करिए। बिटवीन दी टू आपको सोल्यूशन पक्का मिलेगा। 2 चीजों का प्लीज आप ध्यान रखिएगा। एक तो अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप समय पर करते रहिए, आप घबराइए नहीं, ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ब्याज सहित वापस मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड एक बार खराब हो गया तो फिर उसको सुधारने में और मेहनत लगेगी। और दूसरी बात, आप हेल्थ इंश्योरेंस आप उस पर तवज्जो कीजिए, उस पर ध्यान रखिए। सिर्फ चूंकि आप गवर्नमेंट में काम करते हैं उससे सारा पैसा मिल जाएगा। अगर बड़ी प्रॉब्लम होती है तो शायद मिले नहीं मिले, उसमें लिमिट्स होगी, तो आप उसको उसका जो है जायजा लेकर एक सेपरेटली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी सोचें। जी, और आइंदा इनिशियली ही शुरुआत में ही अगर आपको कुछ नहीं सूट कर रहा है तो ना बढ़ें किसी के कहने भर से ही। अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है तो मत लें। अगला प्रश्न जो है वो विनोद धीमान जी की तरफ से है, चंडीगढ़ से सवाल। और विनोद साहब इस समय उनसे हम कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, एजुकेशन लोन के लिए वो चाह रहे हैं आगे बढ़ना। विनोद जी आप बताइए, ये आप MBA के लिए बढ़ना चाहते हैं, आपने जो इनफैक्ट लोन की रिक्वायरमेंट मेंशन किया ऑलमोस्ट 25 लाख, ये कहाँ से आप MBA करने की सोच रहे हैं? यहाँ इंडिया से या अब्रॉड, कहाँ आपके एग्जैक्टली प्लान्स हैं? या मैं इंडियन MBA से ही करना चाहता हूँ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से। वहाँ पे 25 लाख प्लस का कुछ खर्च है, जिसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ क्या बैंक से एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मुझे देने पड़ेंगे, और जब पे करेंगे लोन तो क्या कंडीशंस होंगी? इसमें काफी वैसे इजी टर्म कंडीशन से मिलता है और आप एक काफी रेप्यूटेड जगह से जिस तरह से करने का सोच रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट का आप मेंशन कर रहे हैं, आपने किसी बैंक को अप्रोच किया? क्योंकि इंडिया में अगर आप स्टडीज करना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज, उसकी एक लिमिट है जितने तक आप लोन ले सकते हैं। आपने किसी बैंक से कॉन्टैक्ट किया है अभी? नहीं, अभी तक तो कोई बैंक से कॉन्टैक्ट नहीं किया। राइट, रुंगटा साहब जैसे बता रहे हैं बड़े लोन अमाउंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर स्टडीज इन इंडिया जिस तरह से एक सीलिंग है जितना अवेल कर सकते हैं। रुंगटा साहब स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुंगटा साहब, तो इस केस में एजुकेशन लोन को लेकर डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स रनिंग हैं, लेकिन ये क्योंकि अमाउंट बड़ा है, इन दैट केस आपकी क्या राय रहेगी? तो विनोद जी, आपको एडमिशन ऑलरेडी मिल चुका है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, जो हैदराबाद वाली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है उसी की बात कर रहे हैं आप? बात कर रहा हूँ, नहीं मिल चुका, अभी एडमिशन नहीं हो रहा, मैं सिर्फ कोचिंग ले रहा हूँ। मैं आगे पता करना चाहता हूँ कि एजुकेशन लोन के लिए क्या कंडीशंस होंगे। तो अगर आप इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, उसके लिए शायद रूल्स अलग हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की कई बैंकों के साथ टाई अप है, स्पेसिफिक टाई अप है, वो आप जब उनसे बात करेंगे, अगर उसमें एडमिशन मिलता है तो लोन आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे ख्याल से उसमें एडमिशन मिलना ज़्यादा मुश्किल है, लोन मिलना इतना मुश्किल नहीं है। ऑफकोर्स आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मार्जिन देनी होगी। अगर कोर्स का कॉस्ट आप बता रहे हैं 28 लाख है तो आपको कम से कम 5-6-7 लाख तो अपनी जेब से देना होगा, लेकिन वो जो लिमिट है 10 लाख की इंडियन एजुकेशन के लिए, वो आपके लिए इसलिए नहीं लागू होगी कि आपको स्पेशल स्कीम्स मिल जाएंगी। वो आपको स्कूल जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है वही बताएंगे। लेकिन अगर आप और कोई MBA करना चाहते हैं दूसरी कोई इंस्टीट्यूट में तो शायद आपकी लिमिट 10 लाख होगी, अनलेस कि उस इंस्टीट्यूट का कोई स्पेसिफिक टाई अप है कोई पर्टिकुलर बैंक से। और अगर बाहर करना चाहते हैं तो 20 लाख है, और दोनों ही सूरतों में आपको कोई ना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी देना होगा, चाहे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, आपके पेरेंट्स की हो, आपके सिबलिंग्स की हो, या गारंटर भी आपको देना होगा। लेकिन अगर बहुत रेप्यूटेड स्कूल है जैसे ISB है तो आपको आसान शर्तों पर एजुकेशन लोन मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। जैसे आपने बताया मार्जिन रिक्वायरमेंट का, कोलैटरल का, और क्या जिस तरह से जो लोन रहेगा उसमें पेरेंट्स को, मतलब को बोरोअर्स भी जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं केसेस में हो रहा है, वो भी उस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा इनको? हाँ बिल्कुल, इवन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में हो सकता है कि वो उनके पेरेंट्स को को बोरोअर्स बनाए,
लेकिन शायद कोलैटरल ना लें, हो सकता है बिना कोलैटरल के भी इनको लोन मिल सकता है। राइट, ऑल द बेस्ट। तो आपका एडमिशन हो एंड उसके बाद के जो पूरा प्रोसेस रहेगा उसके लिए आगे की राह रहेगी। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज लोन के बाजार पर हो रही है। ब्रेक के पार कई और प्रश्न हैं, हम बस जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर और शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। और अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। ये अगली क्वेरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो नागपुर से है। भरत किशन जी की तरफ से ये सवाल है और होम लोन सेंट्रिक कुछ इश्यूज हैं। आपका स्वागत है। आप बताइए, आपने इस तरह से जो सैंक्शन करवाया है बैंक की तरफ से जो हुआ है आपको इनफैक्ट लोन सैंक्शन, उसमें डिस्पर्सल हम देख रहे हैं 23 लाख का हुआ है। बाकी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है? जी हाँ, मैं सोच रहा था कि बाकी के जो अराउंड 3.5 लाख हैं वो मैं नहीं लेना चाहता है, सो दैट मेरी EMI थोड़ी कम हो सके। आपने बैंक को अप्रोच किया है? बैंक से आपने कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया, उनसे बात की है आपने? नहीं, इस बारे में अभी मैंने बात तो नहीं किया है। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये क्या पॉसिबल है कि इसमें हम कम कर सकते हैं, बिकॉज ये 10 साल के लिए लिया था हमने और मुझे अराउंड 6 साल बाकी है रिटायरमेंट के। Okay. तो मैं सोच रहा था कि बर्डन थोड़ा सा कम हो सके। राइट भरत साहब, आपको याद दिलवाते हैं क्योंकि ये पॉसिबल जिस तरह से है वर्कआउट तो हो सकता है, बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि EMI ही कम हो। टेन्योर मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको उसका जो भी चेंजेस होंगे उसका आपको अकॉर्डिंगली उसके रीपे करना होगा, लेकिन ये किस तरह से वर्कआउट आगे हो सकता है? रुंगटा साहब, आपकी राय? तो ऐसा है कि आपने जो 23 लाख लिए हैं आप उस पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ बैंक को इन्फॉर्म करना है। ऑफ कोर्स अगर आपको आप जो भी EMI कर रहे हैं पेमेंट वो शायद 26 लाख के हिसाब से कर रहे होंगे, आपने ऑलरेडी EMI पेमेंट चालू कर दिया है कि अभी फिलहाल आप प्री EMI इंटरेस्ट दे रहे हैं? क्या पोजीशन है आपकी? EMI चालू हो गई है, अराउंड 35,100 करीब मंथली आ रही है और चालू हो गई है। ओके ओके ओके। क्या ब्याज की दर क्या है आपकी? आई थिंक 10 पॉइंट समथिंग है एक्जैक्टली। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो एक तो आप अब बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे और डिसबर्समेंट नहीं चाहिए, लिखित में रिक्वेस्ट करिए। तो जो भी आपने EMI पेमेंट किया अगर वो 26 लाख के हिसाब से, तो भी ब्याज आपको 23 के हिसाब से ही लगेगा, बाकी आपका लोन रिपेमेंट हो रहा है। अब अगर आपको कैश में थोड़ी क्या कहते हैं सहूलियत चाहिए, आपको EMI इतनी नहीं चाहिए, कम करनी है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप EMI सेम रखेंगे तो 10 साल के बजाय वो शायद 8 साल में चूक जाए, वो तो डिपेंड करेगा। और अगर आपको EMI कम करवाना चाहते हैं तो वो बैंक को रिक्वेस्ट करें, वो जरूर करेगी क्योंकि आपने डिसबर्समेंट ही सिर्फ 23 लाख का लिया है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि फिलहाल SBI की स्कीम में 30 लाख से नीचे के लोन में 10.25% ब्याज की दर मिल रही है। अगर आप ज़्यादा ब्याज की दर दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1% फीस देकर आप उस लोअर रेट पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो जब ये करवा रहे हैं लोअर रेट पर शिफ्ट होने का भी ख्याल अपने दिमाग में रखिएगा। राइट। और रुंगटा साहब, जैसे ये कह रहे थे रिटायरमेंट के आसपास से चाहते हैं कि ये पूरा क्लियर आउट हो जाए, तो बैंक के जहन में भी ये रहेगा कि जो रीपेइंग कैपेसिटी जो देखी जाएगी कि रिटायरमेंट तक ही मतलब इसकी रीपेइंग रहे और उसको आगे एक्सटेंड और ज्यादा ना हो वो? नहीं, वो तो खैर जब उन्होंने 10 साल का दिया है तो ये तो समझ के ही दिया होगा। तो मेरे ख्याल से वो उनको अब प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो लोन देते समय ही उन्होंने देखा होगा जी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर EMI सेम रखेंगे तो जल्दी चूक जाएगा, तो बेटर है इनके लिए शायद, अगर वो EMI इनके कैश फ्लो में बैठता है तो। राइट। आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। मुंबई से प्रश्न है और होम लोन ट्रांसफर के बारे में जानना चाह रहे हैं। रंजन कुमार इस समय लाइन पर मौजूद हैं। रंजन कुमार साहब, आपका स्वागत है। आप जिस तरह से आप स्विच करने की सोच रहे हैं, आप मूव करना चाह रहे हैं SBI की तरफ, तो NOC की जो मांग है वो आप क्यों नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं? मांगा है कि हमको बिल्डर का NOC चाहिए। हेलो जी, बिल्डर का NOC चाहिए। और ये अपना ये बोल रहा है, बिल्डर बोल रहा है कि हमने ऑलरेडी आपका जब LIC हाउसिंग फाइनेंस को भेज दिया है NOC, तो जब तक उसका मिलेगा नहीं हम फर्दर कोई दूसरा NOC नहीं इशू कर सकते हैं।
तो बिल्डर से जैसे आपने बात की है, बैंक को कन्विंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज हैं आप स्विच करना चाह रहे हैं, जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क है वो तो आपको फुलफिल करने ही है, वो बैंक का प्रेरोगेटिव है। लेकिन रुंगटा साहब इन दैट केस ये जैसे बता रहे हैं, इसको मतलब किस तरह से ये इसको हैंडल कर सकते हैं इस स्पेसिफिक केस को? दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो बिल्डर का एनओसी है, पहली बात तो बिल्डर को उसमें दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो जब एसबीआई को एनओसी दे रहा है वो उसमें लिख सकता है कि एक हमने एनओसी ऑलरेडी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को दे रखी है जी। और उसका अभी तक हमको जो है फुलफिलमेंट नहीं आया है, उसके बावजूद वो आप देख लीजिएगा अगर, और उसके बावजूद हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये देने में बिल्डर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पोजीशन क्लियर कर रहा है कि हमने एक एलआईसी को दे रखा है और जब तक वहां से नहीं आएगा तब तक, अगर वो आएगा तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये तो वो बिल्कुल दे सकता है और ये शायद स्टेट बैंक को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि स्टेट बैंक से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो है पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशन बना दें, यानी डिसबर्समेंट पहले कर दें, एनओसी जो है बाद में बिल्डर से दिला सकते हैं, लेकिन शायद वो बैंक ना माने तो बिल्डर को मनाना शायद ज़्यादा आसान होगा ये कहकर कि वो ये कह सकता है कि हमने एलआईसी को दे रखा है एनओसी, अभी तक वहाँ से हमें कुछ नहीं आया, अगर वहाँ से आता है तो आपके फेवर में एनओसी इशू करने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस बेसिस पर शायद आपको डिसबर्समेंट मिल सकता है। हाँ, तो इस तरह से आप ये फॉर्मेलिटीज जो है वो तो आपको कंप्लीट करनी ही होंगी, लेकिन कैसे आगे बढ़ सकें वो आपको राय दी गई है। तो हम आपके फीडबैक का भी इंतजार करेंगे, पूरा आपका केस किस तरह से आगे मूव करता है। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जहन में प्रश्न है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने सवालों के साथ या सजेशंस के साथ, तो इस तरह से आप हमें मेल भेज सकते हैं। आज बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है, हम इसको और कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएं आपके लिए, तो आप वो सजेशंस भी भेज सकते हैं और एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स स्क्रीन पर। हम आखिरी सेगमेंट के साथ बस जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है और आइए अगला सवाल हम शामिल करते हैं। ये प्रश्न रघु शर्मा जी की तरफ से है और रघु शर्मा जी जानना चाह रहे हैं होम लोन की एलिजिबिलिटी के बारे में। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर वो मौजूद हैं। आपका स्वागत है रघु शर्मा साहब। आप हमें प्लीज बता सकते हैं ये जो आप होम लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है एग्जैक्टली? उसकी कॉस्ट है 25 लाख रुपीस। ओके, और आप 20 लाख के आसपास का आप लोन चाह रहे हैं? हाँ जी। आपका किसी प्रकार से कोई अभी लोन चल रहा है? नहीं, कोई लोन नहीं चल रहा। पहले कभी कोई लोन लिया आपने? नहीं, कोई लोन नहीं लिया। ओके, आपने जिस तरह से बताया है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप और आपकी वाइफ, तो आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? एचडीएफसी बैंक में। हाँ जी, एचडीएफसी बैंक में सर। ओके, रुंगटा साहब ये जिस तरह से लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप इनकी एलिजिबिलिटी जॉइंट जिस तरह से बढ़ना चाह रहे हैं वो ऑब्वियसली उसमें इंक्रीज होगी, लेकिन किस तरह से आप रखेंगे ये इनकी जो हम देख रहे हैं जो जॉइंटली जो पर मंथ आया है वो स्क्रीन पर है, आपकी राय के लिए। तो रघु जी इसकी एग्रीमेंट वैल्यू कितनी है? जो भी आपकी ये प्रॉपर्टी है इसकी एग्रीमेंट वैल्यू कितनी है? इसकी एग्रीमेंट वैल्यू तो सर होगी 15 लाख रुपीस। कितनी? 15 लाख होगी ना, जो पेपर में होता है कागजों में, जो उसकी वैल्यू 15 लाख रुपीस। ओके, सो अगर रजिस्ट्री 15 लाख की है तो उस पर आपको 13.5 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं मिल सकता। आपकी इनकम के हिसाब से आपको 20 लाख का लोन मिलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और चूंकि आपके और कोई लोन नहीं है, कोई क्रेडिट रिकॉर्ड ख़राब होने का सवाल नहीं उठता क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो लेकिन आपको जो एग्रीमेंट वैल्यू है उसका 90% मिलेगा, यानी 13.5 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू का लिमिट है। तो अगर ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी सिर्फ 13.5 लाख होगी, वो प्रॉपर्टी वैल्यू की वजह से, एग्रीमेंट वैल्यू की वजह से, न कि आपकी इनकम की वजह से। राइट, और जो इंटरेस्ट रेट्स जिस तरह से आजकल जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप जो हम देख रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बाकी जो इनफैक्ट ऑफर हैं वो स्क्रीन पर आपके हैं जिसके तहत आप बढ़ सकते हैं। आखिरी सवाल रेवाड़ी से है। ये प्रश्न अशोक कुमार जी की तरफ से है।
वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं और वो अपने कारोबार के लिए इनफैक्ट लोन लेना चाह रहे हैं। ये जो है ये कृषि संबंधित उससे रिलेटेड जो रहती हैं एक्टिविटीज उसके लिए चाह रहे हैं। अशोक साहब, आप हमें बता पाएंगे, ये आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप खुद इससे जुड़े हुए हैं, आप किसान हैं, आपने किसी बैंक से संपर्क स्थापित किया है अपने आसपास जो बैंक्स मौजूद हैं? सर मैंने तो कोई संपर्क तो नहीं किया, एक छोटा केसी बनवाया था 40,000 का। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं 5 से 6 लाख का आपको लोन की जो आप बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए काफी सारी स्कीम्स जो हैं सरकार की तरफ से रनिंग है, मौजूद हैं, तो आपने जायजा नहीं लिया अभी जाकर कहीं पर? हाँ सर, आपने इसका जायजा चेक नहीं किया आपने किसी सरकारी बैंक में या जो आपके पास हो बैंक उसमें? नहीं सर। रोमटा साहब, कैसे अवेल कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रह सकता है, आपकी राय इस क्षेत्र के लिए जो कि गवर्नमेंट के लिए काफी एक फोकस भी है इस क्षेत्र पर? दो तरीके से कर सकते हैं अशोक कुमार जी। एक तो जैसा रजत जी ने कहा कि एग्रीकल्चरल के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, और जिस एरिया में आपका फार्म है, अगर रेवाड़ी के आसपास है, तो उस एरिया में जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको आप अप्रोच करें। आपके पास ज़मीन भी है तो आपको मेरे ख्याल से लोन मिलने में, किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम है, और भी बीज के लिए लोन मिलता है, फर्टिलाइज़र के लिए लोन मिलता है, ट्रैक्टर के लिए इक्विपमेंट लोन मिलता है। तो आपको काफ़ी सारी स्कीम्स मिलेंगी जिन पे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी रीजनेबल होता है। तो ये आप कोई भी जो वहाँ के आपके नेशनलाइज्ड बैंक है उनको अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपकी प्रूवन रिटर्न इनकम है नॉन एग्रीकल्चरल सोर्सेज से भी, और जैसे आपने कहा कि आपका घर है, तो उसके बेसिस पे आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप एग्रीकल्चरल लोन की तरफ जाइए, वहाँ की जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है जहाँ पे आपका फार्म है, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। राइट, इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू हर्ष रोमटा साहब, धन्यवाद। और दर्शकों का भी शुक्रिया। आज जिस तरह से बातचीत लोन के बाजार पर हुई है, कल जब हम हाजिर होंगे तो इस पर्सनल फाइनेंस शो में बातचीत होगी इंश्योरेंस बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बजाज कैपिटल से कल रहेंगे हमारे साथ विनय तलूजा साहब। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।